यूपीपी हो या ग्रुप डी का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और पूरा जोश और जुनून के साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और चलिए आइए देखते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित संबंध को दर्शाने के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें, जैसे भारत, महाराष्ट्र और केर नहीं केरला है, केरल है। ये क्या है? केरल है। यहां से आपका ये केरल है, ठीक है, ये केरल है। तो आपको ये बताना है कि भारत, महाराष्ट्र और केरल इन में से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे जो महाराष्ट्र और केरल है, महाराष्ट्र और केरल, ये क्या है? ये राज्य हैं। ये क्या है? राज्य हैं। अगर ये राज्य हैं और भारत क्या है? भारत क्या है दोस्तों? ये एक देश है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो महाराष्ट्र और केरल, ये दोनों भारत के स्टेट हैं, भारत के क्या हैं? राज्य हैं। तो आपको जो फिगर बनेगा, तो इसके फिगर के अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है कि कौन सा सही होगा। तो अब आप देखिए, जैसे ये आपका पूरा भारत हो गया। अब इसके अंदर दोनों महाराष्ट्र भी आता है, केरल भी आता है। तो एक आपका मान लो महाराष्ट्र हो गया और एक केरल हो गया। तो इसका जो फिगर बनेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, और इससे क्वेश्चन पूछे जाने की हर क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। अब यहां पे हो सकता है, अब एक तो सिंपल तरीके से आ गया है, अगर हो सकता है मुद्रा को लेकर के आ जाए, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा बांग्लादेश, मैंने बोला बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो राजधानी क्या है? ढाका है, ठीक है। आपसे कहा गया है कोलंबो। कोलंबो कोलंबो का श्रीलंका है। श्रीलंका की मतलब कैपिटल जो है क्या है? कोलंबो है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। इस्लामाबाद, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर एक कोई डिफरेंट दे दे, मान लो सपोज दैट दे दिया भूटान। भूटान का मान लो कुछ और अदर स्टेट दे दिया, तो आपको मान लो सिक्किम कह दिया। मान लो सिक्किम के पड़ोसी है तो हो सकता है सिक्किम कह दे। तो क्या यह सही है? नहीं। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेट किसका कैपिटल की राजधानी रहेगी। तो इसका भूटान का ये हो जाएगा, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। तो हमको वही वाला ऑप्शन लगाना होगा, वहां रख के, ठीक है। चलिए हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपसे कहा गया है कि थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूं, अरे भैया बड़ा हो जाए यार। चलो हम ऐसे ही पढ़ा देते हैं, ठीक है। आपसे कहा गया है कि उस समूह का चयन करें जो निम्नलिखित व्यंग्य चित्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रतिनिधित्व करता है, एक मिनट मैं मोबाइल में ओपन कर लेता हूं ताकि क्लास चलती रहे, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि उस समूह का चयन करें जो निम्नलिखित व्यंग्य चित्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपसे क्या है? डॉक्टर। इसमें से ये आपके ऑप्शन है, ये आपको दिया गया है कि ये इसमें फिगर, ये जो फिगर है वो इसमें से कौन सा मैनेज करेगा। तो आप बताओ, डॉक्टर, मनुष्य और गाय। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, तो डॉक्टर, जो डॉक्टर होगा
आप बताइए, जो डॉक्टर होगा वो मनुष्य हो सकता है? मनुष्य ही तो डॉक्टर होता है कि नहीं होता है? तो मनुष्य डॉक्टर हो गया। लेकिन गाय, तो जब गाय है तो उसका फिगर अलग आया, क्योंकि गाय से डॉक्टर से कोई रिलेशन नहीं है और ना ही मनुष्य से रिलेशन है। तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब इस तरीके से पहले वाले में नहीं आएगा। बात समझ में आई? पहले वाले में ये नहीं आएगा। आगे चलते हैं। पुरुष पिता और डॉक्टर, जितने भी पिता हैं, मान लो ये पिता हैं, ये सारे पुरुष होंगे कि नहीं होंगे? होंगे भाई। जितने पुरुष हैं, जितने पिता हैं, वो कंफर्म है पिता होंगे। और वो कहा है कि डॉक्टर, तो कुछ पिता या पुरुष ये डॉक्टर हो सकते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड ऑप्शन ये फिगर बनेगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड ऑप्शन ये फिगर बनेगा। ये क्या है? ऐसा हमको बनाना के दिखाना है। तो इसका मतलब ये भी नहीं सही है। बोलो, सही है? नहीं सही है। अगला क्या है? बिल्ली, खिलौने और लड़की। तो आप यहां से एनालाइज कर सकते हैं कि बिल्ली, खिलौने और लड़की ये तीनों अलग अलग है। बिल्ली के ना तो कोई खिलौने से मतलब भरोसा मतलब रिलेशन है, और ना ही लड़की से। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारा बचा लास्ट ऑप्शन, ऑफिस बॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एजुकेटेड पर्सन, यानी चपरासी, सरकारी कर्मचारी और शिक्षित वर्ग। तो आपको ये कंफर्म है कि यही वाला आपके पास ऑप्शन बचा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। क्यों और कैसे? जैसे मान लो ये आपका सपोज दैट ये वाला पार्ट, ये क्या है? चपरासी मान लो। क्या मान ले? चपरासी मान लेते हैं। तो जो चपरासी होंगे सरकारी कर्मचारी, तो पक्का है कि जो सरकारी चपरासी है वो सरकारी कर्मचारी का पार्ट हो सकता है। कुछ ऐसा चपरासी हैं जो सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मान लो सरकारी कर्मचारी है, तो कुछ तो हो ही सकते हैं ना। अब उसके बाद कहा है शिक्षित व्यक्ति। तो शिक्षित व्यक्ति ही होगा तभी जाकर के ये चपरासी भी बनेंगे, सरकारी कर्मचारी भी बनेंगे। तो ये फिगर सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में जरूर आया होगा। ठीक, चलिए हम लोग अगले पे चलते हैं। दोस्तों ये समझ में आया कि नहीं आया? आपको क्या करना है? डॉक्टर, मनुष्य और गाय। तो डॉक्टर मनुष्य हो सकता है, थोड़ा बहुत होगा, कंफर्म है। सारे डॉक्टर मनुष्य नहीं होंगे और सारे मनुष्य भी डॉक्टर नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो मनुष्य हैं। तो ऐसा फिगर बना। अगर आगे चल के कभी पूछ लिया जाए तो हमको ये इस तरीके से, गाय अलग है, जानवर में आएगा। मैंने समझा दिया। पुरुष पिता डॉक्टर, तो जितने पिता होंगे ये सारे पुरुष ही होंगे, ये मैंने समझा दिया आपको। और डॉक्टर, ठीक, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है जो लड़की है, खिलौने हैं और बिल्ली है, तो ये अलग अलग है। यहां इस फिगर से तो कोई रिलेशन नहीं है और हमको बनाना है इस फिगर के हिसाब से। ठीक है, अब चपरासी, सरकारी कर्मचारी और शिक्षित वर्ग। तो चपरासी और सरकारी कर्मचारी, तो चपरासी जितने हैं तो कुछ ऐसे चपरासी भी हैं जो सरकारी कर्मचारी होंगे। तो जब सरकारी कर्मचारी होंगे तो और जो सरकारी कर्मचारी वो थोड़े शिक्षित ही होंगे। तो ये इसीलिए ये पार्ट ऐसा है। ये इसका मतलब ये वाला पार्ट जो होगा वो सारा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेन डायग्राम चित्र के अनुसार क्रिकेट, फुटबॉल के साथ साथ 3 खेलों में भी भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? आपको यह बात ध्यान रखना है कि इस फिगर में 3 खिलाड़ी हैं। कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। एक क्या है? कबड्डी। एक क्या है? कबड्डी। दूसरा है फुटबॉल। दूसरा है फुटबॉल और तीसरा है क्रिकेट। तीसरा क्या है? क्रिकेट। आपसे कहा है कि तीनों खेलों में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या, मतलब जो तीनों में खेलता हो। तो तीनों में क्या खेलता है? आप देखो, ये आपका फुटबॉल है। ये क्या है?
फुटबॉल है, ये आपका क्रिकेट है, और इसके साथ साथ ये वाला पार्ट आपको कबड्डी है। आपको ये बताना है कि तीनों में जो खेलता हो, भाई अगर ये हम टी को ले लें तो टी आपको कबड्डी और क्रिकेट में खेलता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कबड्डी और क्रिकेट जो दोनों खेलता है और फुटबॉल नहीं खेलता है, क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा आया भी है। क्रिकेट और कबड्डी खेलता है लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता है, तो क्रिकेट और कबड्डी खेलता है फुटबॉल नहीं खेलता है, तो आपका टी हो जाता है। आपसे कह दे कि अब पहले हम ऑप्शन का देखते हैं, ये कह रहा है तीनों में खेलता है, तो जो ये वाला पार्ट है ये आप बताओ ये तीनों में है कि नहीं है? तीनों में है, तो इसलिए आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी। और अगर आपसे पूछा जाता कि केवल फुटबॉल खेलता है, ना तो कबड्डी खेलता है ना ही क्रिकेट खेलता है, एक ऑप्शन ले लेते हैं, केवल फुटबॉल खेलता है, केवल फुटबॉल खेलता है, केवल फुटबॉल खेलता है, तो केवल फुटबॉल कौन सा खेलता है? पी। पी ऐसा है सिर्फ फुटबॉल खेलता है। केवल की कंडीशन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? केवल फुटबॉल खेलता है, इसका मतलब ना तो कबड्डी खेलता है ना ही क्रिकेट खेलता है। अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो आपका आंसर क्या हो जाता? पी। एक क्वेश्चन से कितने बन जाते हैं? अगला क्वेश्चन है, कबड्डी और फुटबॉल खेलता है, कबड्डी और फुटबॉल खेलता है, कबड्डी और फुटबॉल खेलता है, लेकिन क्या क्रिकेट नहीं खेलता है? क्रिकेट नहीं खेलता है। बोलो दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं खेलता है। तो आपको क्या करना है कि कबड्डी और फुटबॉल खेलता है लेकिन क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इतना पार्ट, इतना वाला पार्ट नहीं आएगा, और क्यों आ जाएगा? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा क्यों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन तो मैंने यस बता दिया, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि हमारा कौन सा क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है। तो ये क्वेश्चन से कम 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि क्या पूछा जा रहा है, कैसे पूछा जा रहा है, और इसका आंसर किस तरीके से लगेगा। ठीक है, अगर हम तरीका समझ गए तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाएगा, यहां से हम लोग आंसर सटीक और सही बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को एक अर्थपूर्ण तथा तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें तथा दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त संख्या क्रम का चयन करें। Arrange the following word in a meaningful logical sequence and choose the appropriate number sequence from the alternatives. निम्नलिखित शब्दों को एक अर्थपूर्ण तथा तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें तथा दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त संख्या का क्रम का चयन करें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? गाय, ग्रास ऑपर, काउ, ग्रास ऑपर, कैट, एलिफेंट, आंट और काफ। अब इसका मतलब क्या हुआ? हमको क्या करना, हम किस तरीके से अरेंज करें। तो अरेंज कैसे करेंगे दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि काउ, इसमें हम मतलब खाने वाली श्रृंखला तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, खाने वाली श्रृंखला नहीं है, इसका मतलब ये छोटे से बड़ा में क्रम लगा सकते हैं, छोटे से बड़ा। ठीक है, छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा क्या है? चींटी। क्या है? चींटी। चींटी के बाद क्या आ जाएगा? चींटी के बाद टिड्डा आ जाएगा। बोलो, टिड्डा आ जाएगा। और टिड्डा के बाद क्या आ जाएगा? मतलब 5 और 2, तो 5 पहला तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, 5 2 हो गया, फिर 5 के 2 के बाद 6 आता है, और 6 नंबर पे क्या है? बछड़ा, और उसके बाद बिल्ली। तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो बछड़ा होता है वो बड़ा होता है कंपेयर टू किससे? बिल्ली से, है ना। तो बिल्ली आना चाहिए तीसरा,
यानी कि ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना है कि लास्ट में क्या आएगा, तो बिल्ली, गाय, फिर हाथी, तो हाथी सबसे लास्ट में आएगा और हाथी कौन सा है, 4 नंबर। तो आपको क्या करना है, ये 4 नंबर लास्ट में है तो ये भी कैंसिल। भाई हाथी सबसे बड़ा है, बड़ा जानवर है ना, तो यहां पे 4 नंबर लास्ट में आना चाहिए, यहां पे तो कैंसिल। अब इसमें से लेना है कि 6 लेना है, पहले बछड़ा लेना है कि पहले गाय लेना, क्यों वो लेना है, बिल्ली लेना है। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, तो ये आपसे पहले हम लोग क्या लेंगे, बिल्ली ही लेंगे, बिल्ली के बाद बछड़ा आएगा, तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, तो बोलो दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5th नंबर। ठीक, ये आपसे क्या कहा है, ये आपसे कहा है कि दिए गए वाक्य पर ध्यान दें और निर्णय लें कि उक्त वाक्य से निम्नलिखित कौन सी कार्यवाही तार्किक रूप से अनुसरण करती है। वाक्य, बंगलौर में कई निजी विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक शुल्क प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहला, ऐसे विद्यालय के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसे विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए। तो आपको इसमें यह आंसर देना है कि ये पहला है और ये दूसरा है। दूसरा नंबर यहां लिख दिए हैं, तो दूसरा नंबर मैं यहां डाल देता हूं, ये आपका दूसरा है। ठीक है, आपको कहा गया है दिए गए वाक्य पर ध्यान दें और निर्णय लें कि उक्त वाक्य से निम्नलिखित कौन सी कार्यवाही तार्किक रूप से अनुसरण करती है। वाक्य क्या है, बंगलौर में, स्टार्टिंग यहां से, क्वेश्चन का वाक्य कहां से है, यहां से, बंगलौर में कई निजी विद्यालय सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं से अधिक शुल्क प्रभावित करते हैं। मतलब जो बंगलौर में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो मतलब अधिक पैसे ले रहे हैं। ठीक है, मतलब जो होना चाहिए, जितना होने, मतलब जो शुल्क होनी चाहिए उससे ज्यादा ले रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में वाक्य बोला गया है। अब हमें क्या करना, ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, ये ऑप्शन सही है, हो सकता है भाई सख्त कार्रवाई करोगे तो हो सकता है अगले में ना लेंगे, लेकिन ऐसे विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए। तो सिर्फ बंद कर देना नहीं चाहिए, आपको कार्रवाई करिए उसके, तो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई? इसको, वाक्य को ध्यान से पढ़िएगा ताकि हम लोग सही और सटीक आंसर दे सके, ऑथेंटिक, ताकि आपको कभी गलती ना हो। भाई अगर बंद कर दोगे तो वो फिर कार्रवाई कहां हुई? अगर मान लो किसी से गलती हो रही है तो उसको सजा दो, सजाए मौत थोड़ी ना। बोलो भाई, किसी से अपराधी हो गया या गलती से हो गया, कैसे भी हो गया, तो उसको क्या करो, उसको सजा दो, पनिशमेंट दो, ताकि वो गलत दोबारा ना करे, लेकिन उसको गोली नहीं मार देना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां से आंसर हम तुरंत बंद, ऐसे विद्यालयों को बंद नहीं करना है, हमको उस पर कार्रवाई करना है। आंसर नंबर डी हो जाएगा, पहला ऑप्शन, मतलब पहला सही है, आंसर नंबर डी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मन नहीं लगेगा, हम गाड़ी गलती कर दी है। चलिए, ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब आपसे क्या होगा, क्या y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अब कंडीशन था, प्रश्न था। वाक्य क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपसे कहा है y ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर देन अगर 0 है तो यहां से x माइनस वाई से करेंगे तो 0 से दोनों मिलाकर बता रहा है, तो ये तो नहीं होगा। बोलो, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये अकेले संभव भी नहीं है। तो इसका जो है दोनों मिला करके, या तो x प्लस वाई, अगर यहां पे इक्वल टू 0 होता तो हम ये कह सकते, अगर कंडीशन ये होती y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन यहां इक्वल 0 होता,
तो हम यहां से x और y की वैल्यू निकाल सकते थे। अगर x y की वैल्यू निकाल लेते तो हमको यह पता चलता कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उसका मतलब वो दोनों में से सही हो सकता था। बात समझ आई? इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आप सोचिए और देखिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं होंगे, ना तो पहला होगा और ना ही दूसरा होगा। समझ गए? ना तो पहला होगा ना ही दूसरा होगा। आप क्या करेंगे, यानी कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो विकल्प पहला होगा और ना ही दूसरा होगा। अगर यहां इक्वल 0 होता तो हो सकता था, यहां इस कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। ये आपसे कहा गया है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब यहां पे जो रीजनिंग में आता है, यहां से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है आपको। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। जो ए और बी का रेशियो दे रखा है वो 5 और 6 है। क्या दे रखा है? ए और बी का जो रेशियो है वो 5:6 दे रखा है, और ए बी की वैल्यू 220 दे रखी है। हमें ए इनमें से किसके बराबर ये ऐसा कुछ बताया है। मतलब जो ए 100, 120, 130, 140 दिया है, उसमें ए की वैल्यू क्या होगी ये बताया है। आइए देखते हैं। आप क्या करो, ए रेशियो जो बी है वो हम एक वेरिएबल के साथ लेट कर लेंगे, यानी कि 5x प्लस 6x, सॉरी प्लस हमको अभी नहीं लेना है, हम सिर्फ और सिर्फ 5x और 6x ये एक रेशियो के उसमें लेते हैं। ठीक है, एक रेशियो के उसमें लेते हैं। आपको क्या करना है कि अब इसका जो सम है ए और बी का वो 220 है, तो आपका आ जाएगा 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 220। अब 11x इज इक्वल टू 220, 11 टू जा 22 तो 20, तो x की वैल्यू कितनी आई? 20 आई। x की वैल्यू कितनी आई? 20 आई। अब आप क्या करोगे, यहां से a की वैल्यू कितनी है? 5x। a की वैल्यू कितनी है? 5x। b की वैल्यू कितनी है? 6x। हमको बताना किसका है? a का। तो यहां a 5 इंटू 20 आई, तो कितना हो जाएगा? 100। अगर सपोज दैट हमको b की बतानी होती तो b की बतानी होती तो 6 इंटू 20 करते, तो कितना हो जाएगा? 120। आपके पास ऑप्शन 120 भी है और 100 भी है। हमको बताना किसका है? हमको बताना ए का था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 100। बात समझ में आई? यहां हो सकता है जल्दबाजी में, हड़बड़ी में किसी का मान लो पहले बी पे रख दिया 6x पे, तो 120 आएगा, ऑप्शन में भी 120 है। हमको यह ध्यान रखना पूछा क्या गया है। ठीक है, हमको यह ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा 100। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिएगा। रेशियो में है x के साथ में, मैंने अभी बताया सोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ना था लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूं, 1 और 5x 6x ऐसे करके उनका जो ऐड करेंगे फिर आएगा। अगर जरा भी कहीं से कंफ्यूजन है आपको, एक बार कमेंट जरूर करिएगा, हम इस क्वेश्चन को फिर से बता देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां से कहा गया है दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्व अवधारणाओं में से कौन सी अंतर्निहित है। बात समझ में? आपसे कह रहा है कि दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्व अवधारणाओं में से कौन सी अंतर्निहित है। युक्ति, निठल्ला बैठा एक सरकारी कर्मचारी यह कहते हुए कि वह बहुत व्यस्त है और बहुत सा काम पड़ा हुआ है, आगंतुक के प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करवाने के लिए दूसरा 2 सप्ताह बाद आने के लिए कहता है। अब कह रहा है सरकारी कर्मचारी आगंतुक की मदद करना चाहता है, सरकारी कर्मचारी आगंतुक से कुछ पाने की आशा रखता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये इसी में थोड़ा सा टाइप एक तरफ से हो गया है तो हो सकता समझना है, मैं बता देता हूं। आपसे कहा गया है स्टार्टिंग यहां से है, निठल्ला बैठा
हुआ बैठा एक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी या कहते हुए कि वह बहुत व्यस्त है और बहुत सा काम पड़ा हुआ है, आगंतुक के प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करवाने के लिए 2 सप्ताह बाद आने के लिए कहता है। तो आपसे ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला है सरकारी कर्मचारी आगंतुक करना चाहिए, यहां पहला हो जाएगा, और यह आपका दूसरा। तो आपसे कहेगा सरकारी कर्मचारी आगंतुक की मदद करना चाहता है, दूसरा है सरकारी कर्मचारी आगंतुक से कुछ पाने की आशा रखता है, ऐसा इससे रिलेट कर रहा है पहले वाले से, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। और सेकंड किसमें सही है? पहले वाले में। ओनली एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, केवल पूर्व उदाहरण सेकंड सही है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले पे चलते हैं। ये उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, क्योंकि सेकंड में कहा है आगंतुक कुछ पाने की आशा रखता है, तो भाई आशा रखता है वो पहले के अकॉर्डिंग जो आपसे वाक्य दिया गया है उसके अनुसार सही होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझ के पढ़िएगा, क्योंकि ये आरआरबी एनटीपीसी में यहां से इस टाइप के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये आपके लिए एग्जाम के मतलब सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है, फिर आगे लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर, ये आपसे कहा गया है दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। ठीक है, अब आपसे कहा गया चाइना को कैसे कोड किया जाता है, मतलब चाइना एक सिंबल है, तो उसको यहां से हम कैसे कोड करेंगे, तो आपको बताना है। पहला क्या है? चिली, चिली CHILE, ये कहा है ECIHL, ऐसा आया। अब आपसे कहा गया इजिप्ट का, पहले वाले में ये है, दूसरे वाले में EGYP और T, यहां है TEYG और P। आपसे देखा ना है कि आपसे क्या मतलब कौन सा मैच कर रहा है, दिखाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है, यहां से अब C को ऐसा किया गया है, यहां आया, L यहां आया, H यहां आया और I अपनी जगह पे है। यही कंडीशन यहां कर लो। अच्छा, हमको चाइना का कोड देना है, एक मिनट, हमको चाइना का कोड देना है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहां कोडिंग का नहीं है, मतलब ये जो फॉलो करा तो इसमें और किसी का बताना, चाइना का बताना है, तो चाइना का यहां से क्या आएगा, तो आपको यह ध्यान रखना है कि चाइना का दोनों मिलाकर अकेले पर्याप्त कोई नहीं होगा। ठीक है, अकेले पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को लेकर के चलें, या तो ये और या तो ये। कैसे? क्योंकि यहां पे C का E है, H का C है, I का I है, L का H है और E का L है। ठीक है, I का E का T है, G है, इस तरीके से यहां कोड किया गया है। तो इजिप्ट को जैसे यहां से ये बनाया, या हम मान लो अगर थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो, हम यही वाला कोड अप्लाई करते हैं जो अभी अप्लाई किए थे। ठीक है, यही वाला कोड अप्लाई करते हैं। तो आपसे क्या आएगा, जैसे मान लो मैं यहां से ये किया और H यहां आया, I ये, L ये आया, E आया। ठीक, तो ये यहां आया, ये Y अपनी जगह पे है, G यहां आया, P यहां आया, T यहां आया। तो ये ऐसा, इसका ये आया तो इसका ये आया। तो आपको क्या करना है कि अगर हम इसकी अब चाइना बताना है, तो चाइना का कोड ही तो कहा है, चाइना का कोड कहा है ना, तो यहां अप्लाई करो आप। यहां C आएगा, लास्ट वाला यहां आएगा, I अपनी जगह रहेगा और N यहां लास्ट में आ जाएगा और आपका H यहां आएगा। ठीक है, यही तो बना। इसका मतलब दोनों को मिला करके, या तो ये दोनों को मिला करके अगर हम देखें तो आंसर इसका सही चला जाएगा। इसका मतलब अकेले पर्याप्त 1, जबकि प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 पर्याप्त नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर है। भाई ये कंडीशन यहां अप्लाई होती है, यहां अप्लाई यहां होती है, तो आगे भी तो यही अप्लाई होगी ना। तो आगे अप्लाई यहां होगी, तो या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो फर्स्ट होगा या सेकंड हो जाएगा। आंसर नंबर आपका बी। ठीक है दोस्तों,
समझ में आया कि नहीं आया? आपको बहुत ध्यान से समझना है। आपसे कहा गया था कि चाइना का कोड बताना है, तो हमें यह देखना है कि पहले वाले में क्या कंडीशन दी है। पहले वाले में जैसी कंडीशन है अगले वाले में भी वही है। इसका मतलब या तो हम इसको ले सकते हैं या तो इसको ले सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए, और बात समझ में आई हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा पढ़िए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप। पढ़ लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। कहा गया है दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। कौन सा कथन पर्याप्त है? आपसे कहा गया श्री एक्स ने वर्ष 2000 में कितना अर्जित किया। आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है कि श्री एक्स जो है वो 2000 में, वर्ष 2000 में कितना अर्जित किया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये कितना मतलब अर्जित किया है। चलिए, अब आपसे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कथन श्री एक्स ने 2003 में 7,000 रुपया अर्जित किया। सन 2003 में, ये 2003 में कितना अर्जित किया है? 7,000 रुपया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपसे कह रहा है जो कि उसके द्वारा वर्ष 2000 में अर्जित राशि का 10% अधिक है, यानी कि 2000 में जो अर्जित राशि है उससे 2003 में जो है वो 10% अधिक है। तो आपको यह बात ध्यान रखना है, एक यूनिटरी मेथड अब हम यहां अप्लाई करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो ये वाली है राशि वो 10% अधिक है। किससे? 2000 वाले से। तो आप बताओ कि 10% अधिक मतलब कोई भी चीज, आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं है? आई? अगर नहीं आई तो एक बार फिर से बताइए कि कोई भी चीज अपने आप में, जैसे मान लो मैं हूं, आप है, अपने आप में 100% है ना। कमी अधिकता जब भी होगी तो उसमें हम या तो प्लस कर देंगे या तो माइनस कर देंगे। आप क्या करेंगे, यहां पे अधिक की बात कहा है तो 10% अधिक का मतलब 110%। तो वानी की 110% की जो वैल्यू है वो आपकी 7,000। ठीक है, आपसे कहा गया है कि 2000 में तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बताइए। तो 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 110। ठीक है, तो एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7,000 यानी कि 70,000 हो जाएगा। और 11 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 6 जा 66, कितना हुआ? 4 40, 11 3 जा 33, 7 66 और फिर 4 तो 3, मतलब इतना आएगा कुछ। ये 2000 में की बात कर रहा है। जब 2000 एक जो अगर हमसे बात किया जाए तो पहले वाले से आपसे मिल गया कि सन 2000 में कितना अर्जित किया था उसने। तो जो अर्जित किया था वो किया था लगभग 6,363 इतना, यानी कि आप 6365 समझ लीजिए, 6365 समझ लीजिए अप्रोक्सीमेट। ये बात समझ में आई? अब आपसे सेकंड क्या कह रहा है ये भी देखते हैं। श्रीमती वाई जो कि श्री एक्स की पत्नी है, श्री एक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित किया और उन्होंने वर्ष 2000 में कुल मिलाकर 9,000 रुपए अर्जित किए। तो आपको पहले से तो कंफर्म हो गया, पहले से आंसर आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, ले लिए होंगे। अब क्या कह रहा है कि जो श्रीमती वाई जो है वो श्री एक्स की पत्नी है। तो जो ये वाई है, अब इसको इरेज कर दें क्योंकि सेकंड कंडीशन के लिए जगह होनी चाहिए। चलिए इरेज कर देते हैं। अब
ये आपको अब हमको क्या करना है, अब ये कह रहा है जो श्रीमती वाई श्री एक्स की पत्नी है, तो जो ये श्री एक्स है ये वाई पत्नी, आपको ध्यान रखना है जब दंपति जीवन पति पत्नी की बात करते हैं तो हम पेयर के हिसाब से लिखते हैं, ब्लड रिलेशन में आपको बताया गया है। श्री एक्स द्वारा अर्जित राशि श्री एक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित किया है। जो श्री एक्स द्वारा अर्जित राशि का, जो मतलब वाई की पत्नी, मतलब एक्स की जो पत्नी है वाई, वो एक्स द्वारा अर्जित राशि का आधा अर्जित किया है और उन्होंने वर्ष 2000 में कुल मिलाकर 9000 रुपए अर्जित किया है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब उन्होंने 2009 में 9000 रुपए अर्जित किया है तो हम इससे भी बता सकते हैं कि 2000 में क्या नाम है एक्स ने कितना किया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको यहां से आंसर भी मिल रहा है, फर्स्ट वाले से भी क्लियर है और सेकंड वाले से भी क्लियर है, वो भी कब, इंडिविजुअल, अलग अलग, इससे भी अलग आप बता सकते हैं और दूसरे वाले से भी अलग बता सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको या तो पहला लेकर बता सकते हैं या तो दूसरा लेकर बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा आइदर, आइदर की कंडीशन, या तो पहला या तो दूसरा, दोनों में से कोई एक लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूं दोस्तों बात समझ में जरूर आई होगी, क्योंकि ये अलग अलग हमने लगा के भी बता दिया है और ऐसे भी बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगर जरा भी कहीं कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं एक बार फिर से बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में से पहले ऐसे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। हो गया होगा, उम्मीद करता हूं ले लिया होगा। अब आपसे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है which of the following statement is या are true or false statement। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पी प्लांट was chosen by मेंडल to work upon, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। कथन है मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, गुणसूत्र कारक का वाहक है, मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप हैं। अब आपको दोस्तों क्या बताना है, केवल कथन ए सही है, बी और सी गलत है, केवल कथन बी सही है, सी और ए गलत है, केवल कथन ए बी सही है, सी गलत है, या आपको डी। तो इसमें से आपको यह बताना है कि मटर का पौधा मेंडल द्वारा करने के लिए चुना गया था। एक बात ध्यान रखिएगा, मटर की खोज जो उन्होंने किया, किसने किया था, तो वो मेंडल ने ही किया था। किसने किया था, मेंडल ने ही किया था। तो इसलिए आपका आंसर ये 100% सही हो जाएगा कि इसमें से कौन सा, मतलब मेंडल तो सही होंगे। दूसरा है गुणसूत्र कारक का वाहक हुआ, तो गुणसूत्र कारक का वाहक है, ये भी सही है। लेकिन मानव अंग भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप है, तो जो मानव अंग है, जैसे हमारे जो अंग है वो पक्षियों के अनुरूप थोड़ी ना है, पक्षियों के 2 ही पैर होते हैं हमारे। अगर हाँ यहां पे अगर ये कहा जाता बंदर की प्रजाति, मान लो बंदर की बोल देता, सपोज दैट बंदर यानी मंकी अगर बोल देता, तो फिर मनुष्य सही हो जाता, तो मनुष्य सही हो जाता। क्यों, क्योंकि हमारे हाथ और पैर मिला के 4 ही है ना, और बंदर के भी 4 होते हैं। और हम लोग जो प्रजाति हैं, तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा होमोसेपियंस किसके हैं, होमोसेपियंस। तो आपको यह बात समझनी होगी कि यहां पक्षियों का नहीं होता, अगर बंदर का होता, मंकी का होता तो सही हो जाता। इसका मतलब ये गलत है, और अगर ये गलत है तो ये और बी दोनों सही है, तो ए और बी दोनों में सही है। कथन केवल ए और बी सही है, सी गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आए कि नहीं आए? भाई पहला दूसरा तो सही था, अब मानव अंग जो है पक्षियों के अनुरूप तो है नहीं, जब पक्षियों के अनुरूप नहीं है तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, और जब गलत हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहां से जैसे कथन कार्रवाई हो गया, पूर्व अवधारणा हो गया, तर्क संगत हो गया, ठीक है, वाक्य कथन स्टेटमेंट वाला हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन 4 से 5, 5 से 6 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है, और उसमें आप बेहतर कर सकें, बेहतर समझ विकसित कर सकें, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी डाले गए हैं प्रैक्टिस सेट में, ताकि आपसे कभी गलती ना हो। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें और तय करें कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पहला है मतलब डी, ये कह रहा है सवाल, 4 जादूगर हैं यू वी डब्ल्यू एक्स, क्या है यू वी डब्ल्यू और एक्स, ये क्या है जादूगर। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना जरूर है, समझना है। 4 क्रमागत तीनों दिनों से एक थिएटर पर प्रदर्शन करेंगे, प्रत्येक एक अलग दिन प्रदर्शन करेगा। आपको एक बात ध्यान रखना है कि चारों जो है जादूगर हैं और एक थिएटर में प्रदर्शन करेंगे, और चारों क्या कहा गया है कि थिएटर पर प्रदर्शन करेंगे, प्रत्येक अलग दिन पर प्रदर्शन करेगा, मतलब 4 हैं और अलग अलग दिन, जैसे मान लो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसे अलग अलग दिन पर चारों को अलग अलग अकेले अकेले करना है। आगे देखिए, लेकिन इसी क्रम में नहीं है, मतलब अलग अलग क्रम में दिन करेंगे, लेकिन जो इसी क्रम में नहीं है कि यू पहले फिर डब्ल्यू, ऐसे ऐसे नहीं है, जिसे मान लो बी फिर डब्ल्यू फिर यू फिर डब्ल्यू, ऐसे नहीं है, मतलब पहले कोई भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिए, पहले कोई भी हो सकता है। पहले, ये बहुत ध्यान से समझिएगा, पहले कोई भी हो सकता है, पहले कोई भी हो सकता है। अब आपसे कहा है डब्ल्यू किस दिन प्रदर्शन करेगा, यह पूछा गया है, तो भाई डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क, डब्ल्यू किस दिन प्रदर्शन करेगा, देखते हैं। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो देखते हैं। पहला है सो 1 फरवरी से शुरू होता है और एक्स अगले दिन प्रदर्शन करता है, तो 1 फरवरी को सो शुरू होता है और एक्स अगले दिन प्रदर्शन करता है, ठीक है। यू, ये अगला है, यू 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता है। अब आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4, 1 फरवरी से शुरू होता है, ये तो कंफर्म हो गया, तो जब शुरू होता है तो ये कंफर्म है कि 1 2 3 4 दिन लगातार होगा, ठीक। लेकिन हमको पहला यू होगा ये कंफर्म नहीं है, तो आपसे क्या करना है, अब आपसे बोला है पहले वाली कंडीशन में कि 1 फरवरी से शुरू होता है और एक्स अगले दिन, यार एक्स अगले दिन प्रदर्शन करता है, इसका मतलब यह कह रहा है कि 2 को एक्स कर रहा है, इसके हिसाब से यह आया कि एक्स अगले दिन प्रदर्शन करता है, तो इसका मतलब पहले कोई और होगा, और इससे हमको यह क्रमागत पड़ रहा है कि डब्ल्यू कौन सा होगा, तो यहां से हमको डब्ल्यू पता कर पाएंगे, नहीं पता कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये इतना पता हो गया तो एक्स 2 को करता है, ये कंफर्म हो गया, लेकिन डब्ल्यू इसमें से किसमें करता है ये पता हो पाएगा, यहां पे ये मैं लिख रखा हूं 1 2 3, तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना दोस्तों, तो नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब हम अगली कंडीशन भी देखेंगे। अगली कंडीशन क्या है, यू 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता है, तो इसका मतलब होगा जो यू है वो 3 को नहीं करता है, तो इसका मतलब यह है कि यू जो है वो या तो 1 को कर सकता है या तो 4 को कर सकता है। बात समझ में आई भाई, सेकंड का तो फिक्स हो गया कि एक्स है, लेकिन जो यू है या तो पहले कर सकता है या तो चौथे को कर सकता है। आगे क्या करता है, कहता है यू और वी के प्रदर्शनों के बीच कोई एक प्रदर्शन करता है, यानी यू और वी के बीच केवल एक कोई प्रदर्शन करता है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि यू पहले दिन तो कर सकता है, यू पहले दिन कर दें हम और वी यहां कर दें, तो अगर वी कर देंगे तो ये बताओ ये वाली कंडीशन आ गई, यू और वी के बीच कोई एक प्रदर्शन करता है, तो एक है ना यहां पे, बोलो है, और फिर चौथे पे क्या चला जाएगा, डब्ल्यू चला जाएगा। तो अगर हमसे ये पूछा था कि डब्ल्यू किस दिन प्रदर्शन करेगा, तो डब्ल्यू जो प्रदर्शन करेगा वो करेगा
दिन अगर बात कर दिया जाए तो अगर 1 फरवरी से है तो 4 फरवरी को होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको देखना है कि क्या ये अकेले पर्याप्त था, सेकंड वाला अकेले पर्याप्त था। तो ये ध्यान रखना है कि पर्याप्त था या नहीं था। आप बताइए भाई, एक्स को हम यहां फिक्स कर दिए, अगर हम एक्स को मान लो सपोज नहीं फिक्स करते, एक्स को हम सेकंड सपोज नहीं फिक्स करते, तो आपको क्या करना था कि हम कहां कर सकते थे, अगर हम यहां रखते तो यहां आ जाता, तो इधर उधर भटक सकता था। तो आपको इसमें से या तो हम सेकंड लगाएंगे या तो आइदर आर की कंडीशन लगाएंगे। आप बताइए, ठीक है, बताइए। आपको यह बात ध्यान रखना होगा कि यहां से आपको कम से कम दोनों को हेल्प लिए तभी सही होगा। यानी कि पहला ऑप्शन 1 और 2 दोनों साथ मिलकर सवाल का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये हम सिर्फ इसलिए देखने के लिए रुक गए थे क्योंकि पहले वाले में मैंने बोल दिया था, एक्स फिक्स कर दिया तभी यहां पे आया, नहीं तो यू और वी डब्ल्यू वाले में हमको कंफ्यूजन हो जाती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन लगाना होगा और समझना होगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्याएं एक समान पैटर्न का अनुसरण करती हैं। उस विकल्प का चयन करें जो चित्र सी में दिए गए प्रश्न को बदल सकता है। ठीक है, तो आप बताइए कि 12, 8 और 80 है, तो आप क्या करोगे? 16, 7 है, 207 है और 25, 21 और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो आप कैसे लगाओगे? आपको यह ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से आप इसको समझना होगा। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या होगा यहां पे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखना है। जैसे अगर आपको यहां से 12 प्लस 8 कितना होता है? 20। यहां कितना होता है? प्लस 20। अब 20 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 80। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 80। यहां से 16 प्लस 7 कितना आया? 23। अब 23 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 207 आए। तो ये हम 4 से कर, अगर यहां मान लो 4 की कंडीशन है तो यहां पे भी 4 की कंडीशन है, आनी चाहिए ना। तो यहां पे हम 4 आते तो 23 का 92 होता है, यहां आए 207। तो इसका मतलब हमको ये पैटर्न तो नहीं फॉलो कर रहा है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, क्या आपसे कहा गया है कि 12 से ये 4, तो आप काम करो, एक में प्लस कर लो 12 और एक 12 माइनस 8 तो आएगा 4। तो अब आपस में मल्टीप्लाई करो तो आएगा 80। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई? अगर आई तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। अब यहां पे कंडीशन ये कर लो, तो 16 प्लस 7 कितना हुआ? 23 और 16 माइनस 7 कितना हुआ? आएगा 9। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो 3 9 27, ये कैंसिल कर दो। 3 9 27, 9 3 27 का 7 हासिल है 2 और 9 2 18 और 2 20। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन 207 मैच किया कि नहीं किया? अगर दोस्तों मैच किया तो हमें यहां पे भी यही करना है। तो 25 और 21, 25 प्लस 21 ये क्या है? 25 प्लस 21 आपका हो गया 5 1 6 और 2 2 4। अब 25 से 25 माइनस 21 करोगे तो आएगा 4। अब दोस्तों इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यही कंडीशन सब में फॉलो की गई है, तो यहां पे भी करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 7 24 और 4 चौक 16 और 2 18, 184। तो 184 आपको पहले सी ऑप्शन में दिया है। तो ये आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से बता देता हूं, 184 सी नंबर आप समझ हो जाएगा। पहले क्या करना है
12 प्लस 8 दोनों को ऐड कर दो और फिर 12 से 8 माइनस कर दो, तो जो आंसर आए भाई, प्लस वाला जो आए और एक माइनस वाला जो आए, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे और इसमें भी करोगे। जब इसमें करेंगे तो एक बार मैंने किया प्लस, तो आया आपका 46, और जब माइनस किया तो आया 4। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ जाएगा 184। बोलो दोस्तों, बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन 14 नंबर पढ़िए और बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बफेलो, लेदर, जब मतलब भैंस, चमड़ा, तो भेड़ का क्या होगा, यह आपको बताना है। तो आपसे आप बताइए कि क्या हो सकता है। आप भैया भैंस का चमड़ा, मतलब भैंस की जो खाल होती है, जो इसकी खाल होती है वो चमड़ा होता है, बन जाता है। तो भेड़ से क्या बनता है? तो जो भेड़ के बाल होते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, भेड़ के जो बाल होते हैं ना, उसका उसकी कटाई होती है, मतलब उसकी कटिंग की जाती है, और कटिंग करने से उसका ऊन बनता है। क्या बनता है? ऊन बनता है। तो इसलिए आपका आंसर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है और यहां से हमको क्वेश्चन बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन सही होगा। सिलेक्ट द मिसिंग फिगर बेस्ड ऑन द गिवन रिलेटेड पेयर ऑफ फिगर। आपसे यह कहा गया है कि भाई ये है, ये आ रहा है, इसका जो है वो ए आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक, नहीं सॉरी गलत हो गया, ये किसी का नहीं आ रहा है, इसका ये है, इसका क्या है, ये है। तो हमें बताना है कि इसका ये जो बना हुआ है ये है क्या, और ना भी समझ में आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको बताना है आंसर सही। तो इसका इन चारों में से ए बी सी डी में से फिगर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। बहुत ध्यान से समझिए, देखिए बताइए इसको। उम्मीद करता हूं ये देख करके ही बता सकते हैं। जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। जैसे ये क्लाउड टाइप का है, क्या है, बादल, ठीक है, और ये क्या है, बादल का एकदम वो एटमॉस्फेयर में दिखाई दे रहा है। तो इसका इससे देखा जाए तो ये रिलेट करेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था लेकिन समझना था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया। ठीक है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान करें। निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान करें। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जिसका जो संगत नहीं है, मतलब जो सेम नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत युग्म की पहचान करें। मील, क्या कहा है, मील। मील का क्या है, लेम। मील का क्या है, लेम। पर्ल, पर्ल का क्या दिया है, पार्लर। ठीक है, अब आपसे कहा है मेडिकल। पास्टल प्लेट्स। अच्छा एक बार चलिए ध्यान रखिए, इसमें जो है आपसे कह रहा है कि
असंगत है, ये आपको बताना है, असंगत है। चलिए आगे देखते हैं मेडिकल। पहले आप इसको लिख लीजिए ताकि गलती ना हो। मेडिकल, मेडिकल का डेसिमल है डेसिमल है PARAD और E, परेड। आपको DRAPE और D ये है। अब पास्टल का ये है PASTETEL। दोस्तों ये जो लिखा है सिर्फ मैं उसी को लिख रहा हूं, आपको भी ध्यान रखना है। अब PLATES, इसमें से आपको असंगत बताना है, कौन सा असंगत है कौन सा असंगत नहीं है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, फिर इसका आंसर देना है जो कि एकदम सटीक भी हो और सही भी हो। ठीक है, तो आप दोस्तों क्या बताएंगे इसका, जैसे मील आपने यहां से स्टार्ट किया तो ये आया, अरे भाई यहां से ये स्टार्ट किया, ये आया, ये आया और ये आया। ठीक है, और पार्लर यहां से ये, यहां से ये लास्ट में गया। फिर आपसे क्या करना है, मेडिकल D यहां पे आया, DEC, फिर परेड। तो इसका जो दोस्तों आप लोग भी दिखाइएगा, लगाइएगा, ये आंसर जो इसका होगा वो होगा परेड और ड्रेप्ड। ठीक है, ये आपका असंगत होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो यहां से ये दिया है 49, 343, 16 चौको 64, 25 का 125, फिर आपसे कहा गया है 121 का 1321, 81, इतना असंगत बताना है। तो ये दोस्तों ब्रैकेट नहीं होगा, ये ब्रैकेट नहीं, कॉमा है। ठीक है, ये आपको क्या करना है कि अगर देखा जाए तो ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये 11 का स्क्वायर है, ये 11 का क्यूब नहीं है, ये 11 का क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 11 का जो क्यूब होता है वो होता है 1331, ये है। ठीक है, आप करना चाहें तो कर लें 121, क्योंकि 11 11 में 121 इंटू 11, तो 11 एक नाम 11, 11 नाम 22 और एक 23 और 11 कम 11 और 2 13, यही आता है 1331। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये असंगत है। अब ये आगे देखो, ये 9 का क्यूब है और 9 का, सॉरी 9 का स्क्वायर है, क्या है 9 का स्क्वायर है और 9 का क्यूब। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सब में जो पैटर्न चला है वो स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब ऐसे चला है। ठीक है, तो इसका जो लास्ट में यहाँ आएगा 121 और 1321, इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये असंगत पूछा गया था, इसलिए आंसर नंबर ये। ठीक है, समझ गए। होना क्या चाहिए ये भी मैंने बताया, 1331 होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा समझना था आपको। ये क्यूब स्क्वायर और क्यूब स्क्वायर क्यूब चल रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि यही पैटर्न हमको फॉलो करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइए देखते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यह कह रहा है कि व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा शुरू करता है। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट वो, एक आदमी है जो पॉइंट वो से स्टार्ट करता है यात्रा अपनी। ट्रेवल 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट टू रीच द पॉइंट ए, मतलब आपसे ये कह रहा है कि ये जीरो है मान लो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मैं यहां बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यह आपका नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ईस्ट की ओर जा रहा है तो ईस्ट गया, कितना गया 20 किलोमीटर, और जहां पे जब गया तो पहुंचा कहां पे, ए पे। कहां पे पहुंचा, ए पे। तो बिंदु ए तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाता है, तो हमने 20 किलोमीटर लिख दिया। फिर दाएं मुड़ जाता है, तो दाएं मुड़ने का मतलब अपने राइट मुड़ जाता है। तो जब इस तरफ जा रहा था तो राइट मुड़ गया इस तरफ। अच्छा, राइट मुड़ा तो किया क्या, और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलना है। तो यहां नहीं कि यहां से यहां तक जब पहुंचे तो इसका जो डिस्टेंस है वो बिंदु जो है वो सी है, और जो दूरी है वो 9 किलोमीटर है। बहुत ध्यान से समझना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाएगा वैसे वैसे हमको करते चलना है और आंसर तक पहुंच जाएंगे। फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर यात्रा करता है, मतलब फिर दाएं मुड़ना है और 5 किलोमीटर तक यात्रा करना है। तो फिर इसका दाएं, फिर हम ऐसे हैं तो हम दाहिने मुड़ेंगे तो ऐसे मुड़ जाएंगे, तो जो ऐसे मुड़ जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे मुड़ जाएगा। और कितना जाता है 5 किलोमीटर, और पहुंचता कहां है, डी पे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, यही कह रहा है बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। आपको इंग्लिश हो जाए हिंदी ध्यान रखना है कि राइट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर टू रीच पॉइंट डी, टर्न लेफ्ट। अब इसके बाद क्या करना है, लेफ्ट में टर्न करना है। यानी कि अब हम लोग ऐसे जा रहे थे तो राइट होता तो ऊपर चले जाते, लेफ्ट है तो नीचे चले जाएंगे, तो नीचे चले जाएंगे तो लेफ्ट टर्न हो जाएंगे, लेफ्ट। अब लेफ्ट पे टर्न हुआ तो फिर बाईं ओर बिंदु ई तक पहुंचने के लिए, इसका मतलब जो ये बिंदु होगा जहां पहुंच रहे हैं वो ई है, ई है। पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। कितना, 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आई। अब क्या करोगे, फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ जाता है। तो जब से हम नीचे गए तो फिर दाएं इस तरफ हो जाएगा, तो इस तरफ का मतलब ये, और दाएं मुड़ गए तो कितनी दूर चलना है, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। और पहुंचता कहां है, एफ पर। पहुंचता कहां है, एफ पर। तो आपसे बताना है बिंदु ई और बी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। बिंदु ई और बी, यहां कुछ बी छूट गया क्या, बी नहीं था। ओहो, ये एक मिनट तक पहुंचने के लिए पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। दाएं मुड़ता है, बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। चलो हम इसी में एक काम कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये 10 किलोमीटर मान लो, ये 10 किलोमीटर, ठीक है। अब 10 किलोमीटर के बाद में पहुंचता कहां पे है, पहुंचता है वो बी पर। पहुंचता कहां है, बी पर। अब फिर पहुंचने के लिए फिर दाएं मुड़ जाता है, मतलब ये दाएं मुड़ जाता है। एक काम करते हैं, मुझे फिर से बनाना पड़ जाएगा क्योंकि सब गड़बड़ हो गया इसमें। बी वाला गड़बड़ कर दिया, बी तक। फिर उसके बाद बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और सी तक पहुंचने के लिए, यानी कि 9 दाएं मुड़ा और ये जाता है 9 किलोमीटर, दाएं जाता है 9 किलोमीटर चलता है, कहां पहुंचता है, सी तक। सी तक पहुंचता है। फिर आपसे कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ जाता है। तो इसका मतलब ये दाएं मुड़ जाएगा और कहां तक जाएगा, 5 किलोमीटर, और कितना चलेगा, डी पर पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, डी पर पहुंचेगा। आपको यह ध्यान रखना है
आपको आपको अब क्या करना है कि ये बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद फिर बाईं ओर बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर। अब बाईं ओर इस तरफ, तो यहां से बाईं ओर जाएंगे, बाईं ओर कितना 12 किलोमीटर, बाईं ओर 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर। तो यहां से बाईं ओर 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये कितना होता है 6 किलोमीटर। कहां तक पहुंचता है, ये डी था, ये ई था और ये एफ था। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बिंदु ई और बिंदु बी के बीच की न्यूनतम दूरी। तो बिंदु ई आपकी क्या है, ये है, और ये कितना है, बी है। तो इसके बीच न्यूनतम दूरी पूछा है। तो न्यूनतम दूरी का मतलब आप ऐसा, ये ऐसा कुछ आएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ऐसे कुछ आएगा। आप क्या करेंगे कि ये 12 है, ये टोटल कितनी है 12 है, और ये कितना है 9 है। तो 12 प्लस 9 कितना हुआ 21। 12 प्लस 9 कितना हुआ 21। अब ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी है 5, तो ये हो गया 5। अब आपको एक ध्यान रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो आपसे एच स्क्वायर पूछा गया है, और जो बेस बनेगा तो ये 21 बन जाएगा, 21 स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर यानी कि जो ये लेंथ है वो बनेगी 5। तो कितना बन जाएगा, 21 का करेंगे तो 441 हो जाएगा, और 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 5 और 1 6, 4 2 6 और 4, तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू 466। और जब हम एच निकालेंगे, जब एच निकालेंगे तो यह आएगा √466, यानी कि जो ये लेंथ आएगी वो आएगी आपकी बी नंबर, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं एकदम आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। अगर और लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा आप, ठीक है। तो अब आपको इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास कर लूंगा, और ये आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपीपी सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आहा, बंद करो भैया।